नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना। ओम कश्यप। 100 सुनार की एक लोहार की, कुछ इसी अंदाज में प्रधानमंत्री मोदी ने आज लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपनी राय रखी। लेकिन जितनी धमक पीएम मोदी के भाषण में थी, क्या उनकी सरकार के काम में उसकी झलक दिखती है? मोदी ने सांप्रदायिकता से लेकर रेलवे तक और मनरेगा से लेकर विदेशी दौरे तक हर मुद्दे को छुआ। विपक्ष की तारीफ की तो विपक्ष की जबरदस्त खिंचाई भी की। लेकिन इन सब के बीच सवाल यही रह गया कि क्या जो मोदी बोल रहे हैं वो सरकार में हो भी रहा है? कई खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। रिपोर्ट दिखाने से पहले आपका परिचय उनसे करा दें। विजय गोयल साहब हमारे साथ सांसद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जुड़ गए हैं। रंजीता रंजन जी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की लोकसभा सांसद जुड़ गए हैं। मोहम्मद सलीम साहब नेता सीपीएम के सांसद हमारे साथ जुड़ गए हैं। तीनों से चर्चा करेंगे, क्या वाकई जो नरेंद्र मोदी कह रहे हैं और जो सरकार कर रही है वो एक ही है? इसी के साथ क्या ये मोदी का मास्टर स्ट्रोक माना जाएगा? लेकिन उससे पहले सुन लीजिए भाषण के अंश और साथ ही ये रिपोर्ट। आपने जो किया है हमारे सर आंखों पर, मैं उसमें बदलाव करने के लिए तैयार हूं। मेरी सरकार का एक ही धर्म है, इंडिया फर्स्ट। ये मैं इस सदन को विश्वास करता हूं। और मैं जब स्वच्छता अभियान की बात करता हूं तब मेरे दिल दिमाग में वो गरीब है। वही अंदाज, वही तेवर। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बयान देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोरदार तरीके से अपनी बात भी रख रहे थे और हंसते हंसते विपक्ष पर चोट भी कर रहे थे। संकट था, लेकिन कांग्रेस के हाल इतने बुरे नहीं हुए थे जितने इस बार हुए। भूमि अधिग्रहण बिल सरकार के गले की फांस बन गई है। संसद के अंदर विपक्ष अड़ा है और बाहर अन्ना डटे हुए हैं। ऐसे में पीएम ने बातों ही बातों में मास्टर स्ट्रोक चला। उन्होंने किसानों के हितों की बात की, पुराने कानून को किसान विरोधी बताया और फिर ये भी कह गए कि अगर कानून किसान विरोधी हुआ तो वो बदलाव के लिए तैयार होंगे। नहीं है, आपने जो कोशिश की है उसको हम कुछ रह गया तो जोड़ना चाहते हैं, इसलिए हम आपका साथ सहकार चाहते हैं। कृपा करके इसको राजनीति के तराजू से मत तोलिए। और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, इसमें अभी भी आपको लगता है कि किसानों के खिलाफ एक भी चीज है, मैं उसमें बदलाव करने के लिए तैयार हूं। सांप्रदायिकता के मसले पर भी मोदी सरकार कटघरे में रही है। इस पर ज्ञान अमेरिका से भी मिला। आज प्रधानमंत्री ने खुलकर सरकार का मंत्र रखा और दोहराया कि सबका साथ सबका विकास से उनका नारा है। यहाँ तक कि मोदी ने धर्म को लेकर अनाप शनाप बोलने वालों पर भी सख्त बयान दिए। जाहिर है ये वही लोग हैं जो या तो उनकी पार्टी के हैं या फिर उनके समर्थक संगठनों से जुड़े हैं। मेरी जिम्मेवारी है, सरकार में बैठा हूं, सरकार कैसे चलेगी उसकी जिम्मेवारी है। और इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं और मैं बार बार कहता हुआ आया हूं, संप्रदाय के नाम पर अनाप शनाप बातें करने वालों को कहना चाहता हूं, मैं ये कहना नहीं चाहता हूं आज मैं आपका मुंह बंद करने के लिए, मेरे पास हजारों चीजें हैं, मैं समय बर्बाद नहीं करता हूं, इसके लिए मैं समय बर्बाद नहीं करता हूं। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं। फिर मोदी ने गियर बदला, विपक्ष पर तंज कसने लगे। मनरेगा को लेकर तो उन्होंने यहां तक कह दिया कि ये विफलता का स्मारक है, भला इसे कैसे बंद कर सकते हैं। ये आपकी विफलताओं का स्मारक है और मैं गाजे बाजे के साथ इस स्मारक का ढोल पीटता रहूंगा। दुनिया को बताऊंगा कि ये गड्ढे तुम खोद रहे हो उन 60 साल के पापों का परिणाम है। मनरेगा पर पीएम की चुटकी कांग्रेस को इतनी बुरी लगी कि लोकसभा में शोरगुल शुरू हो गया। लोकसभा में पार्टी के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने आपत्ति जताते हुए कहा कि पीएम मनरेगा का मजाक उड़ा रहे हैं। मनरेगा जैसा कार्यक्रम जो है जिसका आपने बहुत मजाक उड़ाया, क्योंकि ये गरीबों के हित में ये प्रोग्राम है, उसका मजाक उड़ाने का ये तरीका ठीक नहीं है। मोदी का विपक्ष पर व्यंग बाण कोयला घोटाला और काले धन पर भी चला। उन्होंने कहा कि अब ये देखकर सीना चौड़ा हो जाता है कि जब काले धन से कतराने वाले लोग इसकी बातें करते हैं। जिस काले धन की चर्चा करने से लोग कतराते थे, काले धन की बात आते ही मुंह पे रंग बदल जाता था। उनके मुंह से जब आज काले धन की चर्चा सुनता हूं तो मुझे इतना आनंद होता है, इतना आनंद होता है कि जिस आनंद की कल्पना नहीं कर सकती। और मैं मानता हूं मोदी के भाषण में आदर्श के भी रंग थे और सियासत के भी। वो सख्ती से बात भी रख रहे थे और विपक्ष को साथ लेकर चलने की बात भी कर रहे थे।
वो थोड़ा अड़ रहे थे, थोड़ा झुक रहे थे। तो क्या यही है मोदी सरकार की सही राह? क्या लोकसभा में मोदी का आज भाषण उनकी सरकार की सोच को भी दर्शाता है? आज तक ब्यूरो। क्या हमारी जिम्मेवारी नहीं थी? भूमि अधिग्रहण कानून पर खास तौर से उन्होंने सहयोग मांगा है सभी सांसदों का। सभी खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं और इसीलिए विजय गोयल साहब ये सवाल उठ रहा है कि क्या ये कोशिश, ये पहल, ये जो अंदाज आज दिखा है अलग नरेंद्र मोदी का, जिसमें वो कुछ मुद्दों पर लचीले भी नजर आए। उन्होंने कहा अगर किसान हित में होगा तो मैं ऑर्डिनेंस में बदलाव करने को तैयार हूं। ये सब कुछ इसलिए है क्योंकि इस बिल को हर हाल में पास कराना है, या फिर हम ये समझें कि वाकई नरेंद्र मोदी अब एक अलग अंदाज में दिखेंगे? और अलग अंदाज अगर ये है तो ये अंदाज है क्या? देखिए, मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अंदाज वही है और वो विश्वास से भरे हुए हैं और इसीलिए उन्होंने हर मुद्दे को छुआ है, चाहे वो मनरेगा है, चाहे वो काला धन है, चाहे वो भ्रष्टाचार है, चाहे वो स्वच्छता अभियान है, चाहे वो जनधन योजना है, हर को छुआ है और एक विश्वास दिलाया है कि मेरी सरकार जो है वो सही दिशा की ओर बढ़ रही है। और ये केवल ये ही नहीं, उन्होंने तर्कों के साथ ये बताया है और उन्होंने कहा कि जो उन्होंने पहले कहा था उसको वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जैसे राज्यों के ही अधिकारों को उन्होंने बढ़ा के 32 से 42% कर दिया है उन्होंने, जिससे कि राज्यों को और ज्यादा सपोर्ट मिलेगी। और उन्होंने ये भी बताया ये केवल 42 नहीं है, ये 48% तक जाता है। और अगर देखा जाए तो मोदी जी ने जो स्वच्छता अभियान उन्होंने कहा कि ये केवल हमारा नहीं है, और इसी स्वच्छता अभियान के कारण क्या है कि आज टूरिज्म की काफी वीजा ऑन अराइवल और स्वच्छता के कारण टूरिज्म सेक्टर के अंदर भी काफी बढ़ाई है। उन्होंने साथ में यह भी स्पष्ट किया कि जो भूमि अधिग्रहण बिल के ऊपर जो पॉलिटिक्स हो रही है उस राजनीति को समाप्त किया जाना चाहिए और सभी दलों को एक साथ मिलकर इस पर आना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो बिल है ये हम गोयल साहब, ये फिर लोगों को ऐसा क्यों लगा? ये दीपेश वाजा साहब हैं और कई लोग ऐसा लिख रहे हैं कि एक वक्त पर लग रहा था कि इलेक्शन का मैदान है और वो उसी तरह से भाषण के मोड में वो कहते हैं कि ये होना चाहिए, मैं ये सोचता हूं, मैं ये करता हूं। अब तो डिलीवरी का टाइम है, 9 महीने से ज्यादा हो रहे हैं, अब तो एक एक साल बीतता चला जाएगा। आपने तो बिल्कुल ठीक कहा। तो उन्होंने बताया जैसे जनधन योजना है, जनधन योजना के अंदर 10 करोड़ से ज्यादा जो खाते खुल गए हैं वो सब गरीबों के सब्सिडी वगैरह ट्रांसफर करने के लिए काम आएंगे, वो काम हुआ है ना। उन्होंने बताया काला धन के ऊपर केवल SIT नहीं बनी बल्कि हमने स्विस कंट्रीज और दूसरी जो कंट्रीज हैं उनके साथ इस तरह के समझौते किए हैं जिसके कि हमको इन्फॉर्मेशन आएगी और सरकार राइट डायरेक्शन के ऊपर बढ़ रही है। उन्होंने कल का आपने अगर रेल बजट देखा हो तो रेल बजट ही विश्वास से लबोलबाज है, कोई लोक लुभावना नहीं था रेल बजट, कोई नई रेलों की बात नहीं थी, बल्कि जो स्ट्रक्चर था उसी को उन्होंने मजबूत करने की उन्होंने बात की है। उन्होंने कहा हिंदू मुस्लिम्स के ऊपर भी कि भाई अब इस समय आपस में झगड़ों का नहीं है, इस समय तो इंडिया फर्स्ट होना चाहिए और हम लोग गरीबों के गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़े, इस बात की उन्होंने बात कही। तो काश उनके बोलने से उन्होंने दो बातें करी। उनके बोलने से आपके साक्षी महाराज, आपके योगी आदित्यनाथ जैसे नेता समझ जाते, काश उनके बोलने से, अमित शाह के बोलने से वो समझ जाते। मैं लौटूंगी सर आपके पास। रंजीता रंजन जी, सही दिशा में काम कर रही है सरकार। आज जो रुख अपनाया है, भाषण हालांकि कह दिया खड़गे साहब ने इसे कि भाषण से पेट नहीं भरता, लेकिन बात तो सही कर रहे थे। देखिए, मैं उनको भाषण के लिए 10 में से 10 नंबर दूंगी। और आज भी हमें सदन में पहली बार ये महसूस हुआ कि कोई PM नहीं बोल रहे हैं, कोई चुनावी सभा में वो अपनी बातों को लोगों को मोहित करने के लिए, सम्मोहित करने के लिए बातें कर रहे हैं। अफसोस की ये बात है कि 9 महीने आज हमें हो गए। बहुत जोर से लैंड एक्विजिशन की, भूमि अधिग्रहण की उन्होंने बात रखी और बहुत नम्रता से ये भी कहा कि ये आप ही का है। मैं सीना ठोक के कहूंगा कि ये आप ही अधिग्रहण लेके आए थे, गलतियां शायद आपसे हुई होंगी, गलतियां हमसे हो सकती हैं। अगर उसमें चेंजेस लानी होगी तो हम लेकर आएंगे। अगर आप इतने दानवीर दिख रहे हैं तो अध्यादेश लाने की क्या जरूरत है? पहली बात तो ये। दूसरा, उसमें क्या नहीं है जो आप गलत तो आप ही के मुख्यमंत्री ने लिखा था ना। एक सेकंड रंजीता रंजन जी, आज भी प्रधानमंत्री ने कहा, पहले भी गडकरी साहब, तमाम मुख्यमंत्रियों ने, कांग्रेस शासित राज्यों के भी मुख्यमंत्री। अरे मैम, आप गलत बोलेंगी तो उस पर काउंटर पॉइंट तो आपसे पूछ सकती हूँ ना। आप ही के कुछ कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों ने कहा कि विकास में अवरोधक है ये कानून। बिल्कुल, आप मेरे पॉइंट को सुनिए। पहले मुख्यमंत्री ने ये नहीं कहा कि आप उन मुद्दों को चेंज कर दीजिए जिससे किसान की जमीन भी चली जाए, उपजाऊ भूमि भी चली जाए
और 5 साल में अगर उनका कोई काम उस जगह पे नहीं होता है तो पहले कानून था कि किसान की वो जमीन हो जाती थी। अगर किसान को जमीन देने का मन नहीं है तो वो कोर्ट जा सकता था। यहाँ तो आप उसके अधिकार को ही खत्म कर रहे हैं। आदिवासियों के तीसरी बात क्या थी कि ज्यादा से ज्यादा प्रायोरिटी हम बंजर भूमि को देंगे। आप कह रहे हैं हम कोई भी जमीन उठा सकते हैं, इसका मतलब है आप किसानों की उपजाऊ भूमि को लेंगे। उसके बाद एक फंड होता था जिसके माध्यम से वो सिर्फ मुआवजा फंड होता था। आप कह रहे हैं कि हम किसी से भी उठाकर मुआवजा देंगे, मतलब आप सहायता करेंगे या नहीं? नहीं होगी। अब आप सहायता करेंगे कि नहीं इस बिल में? अब पोजीशन पर, स्टैंड पर आइए, क्या स्टैंड है अब? क्योंकि वो कह रहे हैं कि किसान हित में जो होगा कंडीशन में हम बदलने को तैयार हैं। देखिए, अगर इस कंडीशन में बिल आता है तो ये बिल्कुल किसान के हित में नहीं है, उपजाऊ भूमि के हित में नहीं है। 100% साथ नहीं देंगे आप? बिल्कुल नहीं लाने वाले। साथ नहीं देंगे? बिल्कुल साथ नहीं देंगे, बहस भी नहीं होने देंगे इस पर। इस कंडीशन में 100% बहस करके हम लोग चाहते हैं कि लोगों के बीच, देखिए ये फुल मेजॉरिटी में है, अध्यादेश ये पहले लेके आ चुके हैं। अगर इनकी नीयत साफ नहीं होगी तो ये अध्यादेश के माध्यम से बिल्कुल लेके आ जाएंगे। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि बहस हो, किसानों के बीच में ये बात पहुंचनी चाहिए। सलीम साहब, ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। और आज की डेट में 17 जिलों के जो किसान दिल्ली आए हैं उनको ये बात पहुंची हुई है। ठीक है, मोहम्मद सलीम साहब, जल्दी से आपसे एक रिएक्शन। बदले से लगे आज मोदी जी? सवाल यह है कि लैंड रिफॉर्म की बात करते आप हैं तो ये प्रधानमंत्री के भाषण से बिल नहीं पारित होता है। बिल पारित का प्रक्रिया है तो उनको विधेयक ले आना चाहिए था और फिर स्टैंडिंग कमेटी भेजना चाहिए था। अगर विपक्ष के समझौता करना चाहते हैं और सुधारना चाहते हैं बिल को तो वो फिर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में आस्था क्यों नहीं रखते? ये तो कोई संघ परिवार का बैठक नहीं है कि एक वो भाषण दे दिया और सब लोग ताली मार दिए। लोकतंत्र में सब पार्टी हैं, उनकी अपनी अपनी सबकी तरीका है और इसलिए संसद में भी एक प्रक्रिया है। तो उस प्रकरण को आप तोड़ रहे हैं। आप भाषण, लाल किला से भाषण देने का रिपीट टेलीकास्ट हुआ आज। ये भाषण तो हम सुने पहले। संसद में आपको अगर अपील करना है तो पहले आपको विधायिका लाना चाहिए था, फिर इसको संसदीय समिति में भेजना चाहिए था ताकि सब तरीके से एक्सपर्ट ओपिनियन आए। लाल किले और संसद में फर्क होना चाहिए। देखिए, ये तो सिर्फ टेक्निकल बातें कर रहे हैं। सवाल इस बात का है कि जब आप राज्यसभा को चलने नहीं देंगे, जहां हमारी मेजॉरिटी नहीं है, बिलों को पास नहीं होने देंगे और सरकार को आगे कदम बढ़ाने हैं, तो लोगों को तो डिलीवरी चाहिए। अब अगर ऑर्डिनेंस भी लाए हैं तो उसको भी तो पार्लियामेंट से पास ही होना है। इसीलिए उन्होंने कल अरुण जेटली जी ने और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये पक्ष रखा कि ये जो भूमि अधिग्रहण बिल है ये कोई अभी नया नहीं है। पिछले बार जो पास हुआ था उसमें से जो कमियां रह गई थी, जैसे मान लीजिए न्यूक्लियर या डिफेंस के लिए अगर जमीन चाहिए तो वो जो कमियां रह गई थी उस कमियों के बारे में इसके अंदर कहा गया है जी। और चाहे वो रक्षा का है, चाहे सिंचाई का है, चाहे ग्रामीण आधारभूत ढांचा है, ऐसे मुद्दों के ऊपर अगर लेंगे तो उससे किसानों का फायदा है, नुकसान नहीं है। ठीक है, रंजीता रंजन जी कुछ बोलना चाह रही है लेकिन मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है। रंजीता रंजन जी फौरन आऊंगी क्योंकि कई मुद्दों पर आज काफी आप लोकसभा में भी जोर शोर से नारे लगा रही थी। बहुत दिलचस्प होगा जानने कि आखिर किस बात को लेकर इतना कांग्रेस पार्टी, विपक्ष कह लें, इस वक्त सरकार के खिलाफ। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन लौटते हैं। क्या सही दिशा में? SMS जरूर कीजिएगा और ट्विटर भी, क्योंकि मैं आप सभी खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। इस बीच आप भी ट्विटर के जरिए अंजना ओम कश्यप पे ट्वीट करके अपनी बात लिख सकते हैं। हम आपकी जितनी भी बातें हैं वो जरूर दर्शकों को बताएंगे। लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोग ट्विटर पर ये लिख रहे हैं विजय गोयल जी कि आज तो चुनावों की याद करा दी नरेंद्र मोदी जी ने। यानी अब तो प्रधानमंत्री के तौर पर जो उन्हें डिलीवर करने का वक्त है उसमें भी वो वही पुरानी बातें जिसमें जिस तरह के जुमले वो इस्तेमाल करते थे, किस्से कहानियां सुनाया करते थे, वही सुनाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री का भाषण जिन्होंने भी ध्यान से सुना हो उन्होंने देखा होगा कि उन्होंने ये बताया कि भाई मेरी सरकार जिस दिशा में बढ़ रही है उसमें क्या क्या उसने काम किए हैं और आगे वो किस तरीके से आगे चलना चाहते हैं। तो लोग उसको ये नहीं समझे। हर आदमी का अपना एक भाषण करने का तरीका है, किंतु सवाल ये है कि केवल आज ही डिलीवरी उनकी नहीं है, उनकी डिलीवरी तो शुरू से चल रही है। अब जैसे रेल बजट ही है और कल आपके सामने जनरल बजट आ जाएगा, उसमें डिलीवरियां दिखाई देंगी। लेकिन मनरेगा पर जो उन्होंने बोला, क्या उसकी जरूरत थी कि ये वो स्मारक है जिसको मैं जिंदा रखूंगा आपका, मैं तो ढोल बजाऊंगा खूब मनरेगा का क्योंकि मुझे लगता है कि इससे आप लोगों की पोल खुलती है, ये सब की जरूरत थी? देखो, एक बात समझ लीजिए, अब आप बोले विपक्ष जब हमले करता है तो उसका सत्ता पक्ष को भी जवाब देने हैं। जिस मनरेगा को लेकर यह बयान दे दिए गए बिना कोई सोचे समझे
कि मनरेगा को तो खत्म किया जा रहा है, उसके बारे में स्पष्ट रूप से सरकार ने कहा कि मनरेगा का जो 34,000 करोड़ रुपया खर्च होना था उसमें से एक भी पैसा कम नहीं किया गया है। तो अब जब विपक्ष ऐसे हमले करेंगे तो हमने ये सिर्फ बताया कि ये जो मनरेगा चल रहा था इसके अंदर बहुत भ्रष्टाचार था और उन्होंने ये ध्यान दिलाया है कि भाई ये जो सरकार है ये 60 साल के बाद भी गड्ढे खुदवाने के लिए खर्चा कर रही है। देश के प्रधानमंत्री ये कहे कि हम सिर्फ कांग्रेस का स्मारक जिंदा रखने के लिए एक योजना को ढो रहे हैं, तो आपको नहीं लगता है कि देश के साथ ये मजाक है? नहीं, मैं समझता हूं कि उन्होंने एक बात को बड़ा स्पष्ट किया कि कांग्रेस ने किस तरह से मजाक किया मनरेगा को लाकर और उसमें किस तरह का भ्रष्टाचार हुआ और लोगों की गरीबी को खत्म करने की जगह वे सिर्फ धन बांटकर ही काम करवाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई हम तो एक्सपेंडिचर कमीशन भी बना रहे हैं जिसमें हम एक्सपेंडिचर के ऊपर ही कंट्रोल करेंगे। रंजीता जी जल्दी से, विजय गोयल जी आपकी बात पर रंजीता जी बहुत देर से रिएक्ट करना चाह रही हैं। मजाक को नहीं देख रही है रंजीता जी, जल्दी से। हाँ, ये जो बात को पलट रहे हैं, जिस भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं मनरेगा में, इंदिरा आवास भी बंद कर दो आप, स्वर शिक्षा अभियान भी बंद कर दो आप, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना भी बंद कर दो, क्योंकि भ्रष्टाचार तो सब में है। दूसरा जो आप कह रहे हो हमने बंद नहीं किया है, जिस दिन से आपकी गवर्नमेंट बनी है मई से लेकर आज तक आपने पेमेंट नहीं भेजी है, आपने मनरेगा की पेमेंट नहीं भेजी है, आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं सदन के माध्यम से। मुझे आश्चर्य होता है कि प्रधानमंत्री सदन में बोल रहे हैं। बहुत बड़ी बात कह रही हैं, बहुत बड़ी बात कह रही हैं रंजीता राय जी। वो कह रही हैं कि रंजन जी की पेमेंट्स नहीं पहुंच रही हैं और विजय गोयल साहब की प्रतिक्रिया इस पर आ रही है। मोहम्मद सलीम साहब आपके पास भी, और इसीलिए रंजन जी आपसे मेरा ये सवाल, सुशांत रस्तोगी साहब ट्विटर पर हैं और बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह की राय रखते हैं, इसीलिए मैं रस्तोगी साहब का ट्वीट पढ़ रही हूँ। पीएम बोले तो दिक्कत, ना बोले तो दिक्कत। जो बात उन्होंने कही है भूमि अधिग्रहण पर, 2013 में कानून में आपका साथ दिया था, फिर भी आप हार गए इतनी बुरी तरह से। अब ऑर्डिनेंस लेकर वो आ रहे हैं तो आपको सहायता देनी चाहिए, बोले तो भी दिक्कत, ना बोले तो भी। देखिए मैं सिर्फ ये कहूंगी कि सुषमा स्वराज जी ने कुछ संशोधन उसमें करवाए थे, अब उन्हीं संशोधनों को क्यों आप चेंज करना चाह रहे हैं? और दूसरा, ऐसी क्या इतनी जल्दी आ गई है कि आपको 3 महीने के अंदर इस अध्यादेश को लाकर इस भूमि अधिग्रहण के बिल को पास करवाना है? ये किसानों की भलाई के लिए है या कॉर्पोरेट जगत की भलाई के लिए आप इस तरह के अधिग्रहण को लेके आ रहे हैं? देखिए, बहुत सारी बातें आवाम नहीं जानता है और जब तक आवाम जानता है तब तक ट्रेन निकल चुकी होती है। आज मैं सिर्फ गोयल साहब से एक सवाल, ट्रेन तो इसलिए निकलती है, 9 महीने हो गए, बहुत 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 बढ़िया उन्होंने भाषण दिया, लेकिन अभी तक 9 महीने में ऐसा क्या किया है जिसका हम क्रेडिबिलिटी उनको दे कि हाँ ये काम किया है। जनधन की बात कर रहे हैं आप, डायरेक्ट इंदिरा आवास का पैसा अकाउंट में जा रहा था, यहाँ तक कि प्रसूति का भी, जो महिला को बच्चा होता है उसका भी 1400 रुपए अकाउंट में जा रहा था। तो जनधन में मैं 10 करोड़ का आप कहते हो अकाउंट खुलवा दिया, ठीक है अकाउंट खुला दिया, आप कहते हो आधार कार्ड का भी पैसा उसी में जाएगा, मनरेगा का भी उसी में जाएगा, जो ऑलरेडी पहले से अकाउंट खुले हुए थे। तो जनधन से गरीब को मिला क्या? आप जिस 10 करोड़ की बात कर रहे हो, मैं यूपी और बिहार की गारंटी देती हूँ, हम लोग हर पंचायत में घूमने वाले लोग हैं, एक किसान, एक व्यक्ति मिल जाए जो ये कहेगा कि जनधन के माध्यम से मेरा अकाउंट खुल गया है। ये उन 31% की बात कर रहे हैं, जवाब लेते हैं ना, जवाब लेते हैं, वो आज यहाँ पर आए हैं। जवाब लेते हैं, जवाब दीजिए विजय गोयल साहब। सब कुछ जो ऑलरेडी हुआ था आप लोग अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ये समझ लीजिए कि मैंने आपको कहा रंजीता रंजन जी ने ये गलत बयान दिया है कि मनरेगा का रुपया गया नहीं। कल अरुण जेटली जी जो वित्त मंत्री हैं, उन्होंने 34,000 करोड़ रुपया, बयान पे अड़िग हूं। एक मिनट के लिए मुझे बोलने दीजिए, मुझे आप अपने बयान पे अड़िग रहिए, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कल वित्त मंत्री जी ने राज्यसभा के अंदर यह बयान दिया है कि 34,000 करोड़ रुपए हमने अदा किए हैं इस बात के लिए कि जो मनरेगा का बजट था। दूसरी बात यह है, ये कहते हैं कॉर्पोरेट जगत के लिए मिल रहे हैं। अरे कॉर्पोरेट और इंडस्ट्रीज को तो आप ऐसा दिखा रहे हो जैसे वो देश की दुश्मन है। जब कॉर्पोरेट जगत आता है तो उसके अंदर साथ में नौकरियां भी लेकर आते हैं। अभी गांवों के अंदर ये लोग विकास नहीं चाहते, गांवों में सड़क बननी है, गांव के अंदर सिंचाई की योजना होनी है, आधारभूत ढांचा खड़ा होना है, रक्षा के लिए जमीन चाहिए। तो आज अगर
जो चीज पहले तय हो गई है मान लीजिए, उसके बाद उसमें सुधार क्या नहीं हो सकता। और बड़ी बात देखिए, इन्हीं के समय के जो वाणिज्य मंत्री थे आनंद शर्मा जी, उन्होंने एक पत्र लिखा प्रधानमंत्री को कि भाई ये जो डिफेंस का है, न्यूक्लियर का है, इसके मामले के लिए जमीन का अधिग्रहण होना बहुत जरूरी है, इसलिए उनको भी 13 की लिस्ट में डाल देना चाहिए। और वो पत्र कल अरुण जेटली जी ने पढ़ के सुनाया। अगर ये मौजूद होंगी तो इनको भी पता होगा वहां पर कि वो उनको पत्र पढ़ के सुनाया गया था। के लिए और न्यूक्लियर के लिए अलग बनाइए ना। कि आज भी मैं ये चाहता हूं, इन्हीं के जो मुख्यमंत्री राज्यों के आए थे, उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने कहा कि भूमि अधिग्रहण के अंदर अब हम बातों को दोहरा रहे हैं, बहस को आगे ले चलते हैं। अब हम बातों को दोहरा रहे हैं गोयल साहब, ये बात हो चुकी है। मैं चाहती हूँ एक बार मोहम्मद सलीम साहब को जोड़े, क्योंकि मोहम्मद सलीम साहब बहुत लंबे देर से मुस्कुरा रहे हैं आप दोनों की बातों पर। और आज प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि हम सिर्फ तू मैं में अटक गए हैं इस देश में, मुस्कुराने के अलावा कुछ बचा नहीं। मैं चाहती हूँ कि आप जो कहना चाह रहे थे उस वक्त वो भी आप कहें सलीम साहब, लेकिन इसी के साथ प्रधानमंत्री अगर एक पहल कर रहे हैं कि किसानों का मुद्दा, उस पर चर्चा कीजिए, आप बहस कीजिए, मैं चाहता हूँ कि ये टले नहीं, तो इस बात में तो सच्चाई दिखती है। मतलब ये ऑर्डिनेंस लाने की क्या जरूरत? देखिए, आप ऐसे कह रहे हैं, विजय गोयल जी हो या प्रधानमंत्री जी हो, जो दोहरी चाल है ना, आप मुंह में भाषण दे रहे हो कि हम किसान के लिए कर रहे हैं, तो आप इन बिटवीन द लाइन क्यों नहीं पढ़ रहे हो? उनके भाषण की बात को आप सुन लेते हैं। हाँ। तो इसी तरह से उन्होंने ये धर्म लेकर के जो बात की है, बहुत अच्छी बात है, भाषण तो अच्छी है, लेकिन ये तो प्रचारक को बताना चाहिए। जो लोग चार्ज जला रहे हैं, जो लोग घर वापसी की बात कर रहे हैं, जो लोग लव जिहाद की बात कर रहे हैं, जो लोग दंगा फसाद लगवा रहे हैं, तो संसद में जो बात की है बहुत अच्छी बात है। लेकिन दिक्कत ये है, देखिए आप, कि जब रैंप में कोई फैशन पैरेड में पैदल चलते हैं और घर में जब चलते हैं, दोनों एक जैसा नहीं होता है। तो लाल किले में जो भाषण दिए थे वही भाषण संसद में भी दिए, तो दोनों एक जैसा नहीं होना चाहिए। बेशक बहुत अच्छा चाल आप बोल सकते हैं, लेकिन मास्टर स्ट्रोक भी आप बोल सकते हैं, लेकिन आपको अगर सदन के सबको साथ में लेके चलना है तो उसके लिए कुछ पहल करना पड़ता है। ये सिर्फ एक भाषण ऊपर से रैंप से भाषण दे देंगे आप, बाकी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वो पहल में क्या हुआ, आपने कहते हैं कि हम स्मारक बनाएंगे कांग्रेस का, ये मनरेगा का, आप गरीब जनता की अपमान कर रहे हैं। अगर आप समझते हैं गवर्नेंस का मतलब है, आप अगर समझते हैं ये गलत है, ये पैसा बहा हो रहा है, तो बंद कर दो। आप उसे राजनीतिक कारण से आप बचा के रखोगे, आपका राजनीतिक फायदा होगा बोल करके। और अगर सही है तो उसको आप बढ़ाओ। 34,000 करोड़ की आप बाबा ले रहे हैं, 23,000 करोड़ का पिछले साल का बकाया था, और इन्फ्लेशन का रेट जो है दोनों को मिलाने से जो लोग काम किए हैं उनको पैसा नहीं मिल रहा है गांव में। उस बात को आप बोलो, सच्चाई का सामना करो, ना कि आप देखेंगे कि हम जो पहनाव देख करके हम बह जाएंगे, हम हकीकत नहीं देखेंगे। और जो दिल की बात आप अगर कर रहे हो तो आपको ये कौन कहता है, जो आप जो ट्वीट कर रहे हैं लोग से आप पूछिए कि विदेश में वैज्ञानिक के पास जा करके चना के बारे में आपको उनके शोध कार्य के लिए गए थे आप विदेश में, या चूंकि दिल्ली चुनाव में बहुत बड़ा प्रहार हो गया, लोग बोले ये सूट का मामला, ये विदेश सफर का मामला ठीक नहीं बहा, तो आप अभी बहाना निकाल रहे हैं। आप तो यहाँ बैठ करके इंटरनेट की बात करते हैं, शोध कार्य तो यहाँ निकल सकता है, आप उनको मेहमान की तरह बुला सकते हैं, उनके असिस्टेंस ले सकते हैं। तो बात ये देखिए, बोलने का एक है और करने का दूसरा है। विजय गोयल साहब जवाब दीजिए, सवाल बहुत सीधा है। देश के प्रधानमंत्री ने कहा था मैं बदले की कार्रवाई नहीं करूंगा, फिर ये जिंदा स्मारक बना के रखूंगा ताकि कांग्रेस को ये दिखाता रहूं कि आपने क्या किया है। ये तो देश के साथ नाइंसाफी है, ये स्टैंड जरा समझ नहीं आ रहा। देखिए एक बात आप समझ लीजिए, बात हो जाए, विपक्ष जो मर्जी प्रहार करे, विपक्ष जो मर्जी गुमराह करे, जैसे भूमि अधिग्रहण के ऊपर ये गुमराह करने के अंदर लग गए हैं, हर बात को ये गरीब से जोड़ देते हैं, हर स्टेटमेंट के ऊपर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अब अगर धर्म के बारे में प्रधानमंत्री ने अच्छी बात की है तो कहते हैं दोहरी चाल है। अरे भाई, 4 आदमी कुछ स्टेटमेंट अगर दे रहे हैं 1 साल के अंदर और प्रधानमंत्री तो उसको अप्रूव नहीं कर रहे ना, पार्टी तो उसको अप्रूव नहीं कर रही है, उसको आप इशू बना के इसलिए ले जाते हैं क्योंकि आपको पॉलिटिकल रोटियां सेकनी है। आप ये नहीं देखते, एक प्रधानमंत्री लोकसभा के अंदर खड़े होकर यूनिटी की बात कर रहा है, सबके साथ सबके विकास की बात कर रहा है, 24/7 की बात कर रहा है, तो ये बता रहा है कि विदेश में जाना पड़ता है, काम विदेश में। योगी आदित्यनाथ क्यों नहीं सुनते उनकी बात? आप हर चीज को इशू बनाते हैं, आप छोटे-छोटे चीजों को तो आप इशू बनाते हैं। ये सतही बातें हमेशा होती हैं। आप बताइए ना, साक्षी महाराज और योगी आदित्यनाथ क्या इस देश के प्रधानमंत्री की बात नहीं कर सुन सकते, सम्मान नहीं करते उनकी बात का?
अब साक्षी महाराज और योगी आदित्यनाथ की बात सारे साल और सारे उम्र चलती रहेगी क्या? उन्होंने कोई स्टेटमेंट दी तो किसी ने उसकी स्टेटमेंट को सपोर्ट किया है क्या? आप ये देखिए, और एक ही स्टेटमेंट को उठा के करेंगे तो हम ये हमेशा कहते रहे क्या कि राजीव गांधी ने कहा था कि तूफान आता है, पेड़ हिलते हैं तो ऐसा गिरता है। अब ये इन चीजों को लेकर आप अगर कोई बाहर गूंज आज तक सुनाई देती है, आप देश को तोड़ने वाले, देश की एकता पर जो सवाल होगा गोयल साहब, उसका जिक्र तो हर बार होगा, और तब क्या किया था प्रधानमंत्री ने, ये भी पूछा जाएगा। एक बात समझ लीजिए, इन स्टेटमेंट से देश की कोई एकता नहीं टूट रही है, नंबर एक बात, और जो बयान भी गलत हैं उनको खारिज किया जा चुका है। एक बात समझ लीजिए बात को, आज प्रधानमंत्री ने अच्छी जो बात की है उसकी तारीफ करने की जगह आप फिर साक्षी महाराज तारीफ हो रही है। जाएंगे तो रंजीता रंजन जी तो एकदम 10 आउट ऑफ 10 दे रही हैं, आपको और क्या चाहिए? खड़गे साहब ने भी उठ के कहा बहुत अच्छा भाषण है, लेकिन एक पब्लिक भी हमको 90% तो दे ही रही है, पब्लिक भी 90% दे रही है। हल्ला बोल देखने वाले दर्शक भाषण को दे रही है, तभी दिल्ली साफ हो गई आपकी। भाषण को नहीं दे रहे, इसलिए हो रहा है। आप तो जीरो पे आ गए, दिल्ली साफ हो गई, चले गए हो। अभी भी आपको हमारे को मत देखो, अपने को देखो। अभी पंजाब फिर दोबारा हमने जीत लिया, दिल्ली क्या हुआ? मध्य प्रदेश हमने दोबारा जीत लिया, राजस्थान के अंदर चुनाव जीत लिया। आप 9 महीने में फिसल गया, 9 महीने में फिसल गया। दिल्ली का क्या? हमने तो 56 साल राज किया, आप फिर आएंगे 5 साल बाद दिल्ली में, आप बेफिक्र हो। रंजीता रंजन जी कोशिश करिए, हम तो चाहते हैं। मैं एक बात करना चाहूंगी, जो ये बातें कर रहे हैं, की बात कांग्रेस करे तो बड़ा मजा आता है। शॉर्टकट में बोलना चाहूंगी कि इनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है। ये पार्लियामेंट के अंदर तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और बाहर जाते ही इनका जो एमपी होता है उनको सिखा दिया जाता है कि आप ये इस तरह की बातें करो। एक वक्त माफी मांगते हैं और बाहर जाके करते हैं भैया हम तो गोडसे को सम्मानित करेंगे, दूसरी तरफ दूसरा एमपी बोलता है कि हम तो घर वापसी करके ही दम लेंगे। ये जो दोहरी नीतिकरण है, ये मुंह में राम बगल में छुरी वाली बात है। आज दिल्ली साफ हुआ है तो आज प्रधानमंत्री की स्पीच में धर्मांतरण के मुद्दे पे बिल्कुल वादा खिलाफी की बातें सामने आने लगी, क्योंकि उनको महसूस होने लगा कि शायद देश उस तरफ नहीं जा रहा है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है, जो आप पीछे अभी बोल रहे थे कि आप आज बजट में चिल्ला रही थी, मैं क्यों चिल्ला रही थी? प्रधानमंत्री ने, आपने भी शायद सुना होगा, बिहार की बात करी, और बिहार की बात में कहा कि मैं भाषण दे रहा था चुनाव में तो रक्त रंजित हो रहा था, बम चल रहे थे, लहू लुहाल हो रहा था। मैंने उठकर यही कहा था, प्रधानमंत्री जी अगर ये साजिश होती है आतंकवादियों की, या जिनको आप टिप्पणी करते हैं, तो मंच पे बम फटना चाहिए था। ये कैसी वजह थी कि एक तरफ बम फट रहे हैं, दूसरी तरफ आप भाषण दे रहे थे, और मुझे लगता है किसी को कुछ नहीं होता है। मुझे लगता है ठीक है रंजीता रंजन जी, आप देश की सांसद हैं, आप अपने तरीके से सवाल उठा सकती हैं, लेकिन जब बम फटते हैं और इस तरह से लोगों के बीच में भगदड़ मचती है, लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ती है, कम से कम उसमें इस तरह के बेतुके सवाल और उसमें कम से कम राजनीति का रंग ठूसने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। कम से कम इतना गिरते गिरते हमें नहीं। भी लोग हैं जो बहुत प्रशंसक हैं नरेंद्र मोदी के, और उन्होंने कहा है कि आज शेर जैसे हैं और शेर जैसे अंदाज में दिखे, लेकिन मोहम्मद सलीम साहब जो विरोधी हैं वो भी आज उनकी ओरेटरी स्किल्स, जो भाषण देने का अंदाज है, उसकी खूब बड़ाई कर रहे हैं। रंजीता जी ने भी शुरू किया तो 10 आउट ऑफ 10 दिया, खड़गे साहब ने भी, तो उसके जरिए तो दिल यहाँ पर जीते जाते हैं ना लोगों के हिंदुस्तान में। ये तो रहा है, परंपरा रही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल नहीं, नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छे कम्युनिकेटर हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, और वो शब्दावली का प्रयोग, शब्द चयन और जो मॉड्यूलेशन है, ड्रामेटिक, जो ऊपर एकदम नीचे उतार करके बात, फिर ऊपर चढ़ा करके बात, इस बारे में वो माहिर हैं, और इसका उनको जनता के इस बारे में जनता सराहा भी है। और खास करके प्रधानमंत्री को लोग ऐसा देखना भी चाहते हैं कि छाती तान करके, ताल ठोक करके, तान लेकर के बोले, तो उस तरह से बोले। आज तो ताली बजा करके ही बोले हैं, लेकिन उसके लिए तो मैं प्रशंसक हूं। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि सिर्फ भाषण से काम नहीं चलता। बात इसमें, अब विजय जी को आपत्ति होगी, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री से लोग भाषण के अलावा भी और कुछ मांग रहे हैं या नहीं। अगर नहीं मांग रहे तो ठीक बात है, और अगर मांग रहे हैं तो वो क्या है, सरकार सही रास्ते पर चल रही है कि नहीं, वो देखना पड़ेगा। कि आप बोलो सरकार, ये तेल की कीमत, जब क्रूड की कीमत घट गई 60%, तो उस वक्त आप क्या कर रहे हो कि आप टैक्स बढ़ा रहे हो, जनता को दे नहीं रहे हो। और आज प्रधानमंत्री खुद कहे कि हम मई जून में सब्सिडी डबल कर दिए थे, जो सही नहीं है, गलत है। तो संसद में आखिर बयान जो है वो सच्चाई के आधार पर होगा या नहीं होगा? मैं तो चैलेंज करूंगा विजय गोयल जी को, वो कोई डॉक्यूमेंट दिखाए कि मई में या जून में सब्सिडी डबल कर दिया गया था डीजल में और बिजली में। ये कहां की बात है? तो भाषण में आप जो भी बोल जाओगे, ताली ठोक देंगे समर्थक, लेकिन हमें तो प्रशंसक होने के बावजूद भी ये देखना पड़ेगा सच्चाई कहां तक है। सलीम साहब सीधे कह रहे हैं कि गलत जानकारी दे रहे थे प्रधानमंत्री सदन में।
देखिए, दो बातें समझ लीजिए आपको। पहली बात तो सलीम साहब कह रहे हैं कि मानो कोई काम नहीं हुए हैं। दूसरी बात, वो भाषण की जब तारीफ करते हैं तो भाषण में सिर्फ बोलने का अंदाज नहीं होता, भाषण के अंदर जो तथ्य होते हैं उनकी भी तारीफ होती है जी। 60,000 टॉयलेट बना दिए गए हैं, 60 से 65,000 टॉयलेट, ये प्रधानमंत्री ने अपने भाषण के अंदर बताया। उन्होंने जो रेल का बजट आपके सामने आया, उन्होंने सब्सिडी वाली क्या कह रहे हैं बात, ये सब्सिडी में जून के महीने में सब्सिडी के ऐलान की जो बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं किया गया है। गलत है। नहीं किया गया। तो अगर प्रधानमंत्री ने कहा कि वैसे टॉयलेट का संख्या भी वैसे ही है, टॉयलेट का संख्या भी वैसा ही है। सलीम साहब सुन तो लीजिए ना, बोलिए। इसके तथ्य मैं जुटा लूंगा, फिर बता दूंगा आपको तथ्यों के साथ। अभी तो मैं लेकर नहीं बैठा हूं तथ्यों को, पर अभी गैस के आपने देखा होगा रेट कम हो गए, 5 किलो का गैस का सिलेंडर आ गया, और ऐसी बहुत सारी सुविधाएं हैं जो सरकार ने 9 महीने के अंदर कही हैं। अगर आप कहें तो एक लंबी लिस्ट है, मैं आपके सामने पढ़ सकता हूं, मेरे पास कागज जो है वो मौजूद है। किंतु अगर आप ये समझें कि केवल आपने और रंजीता जी ने सिर्फ 2 बातें कही, एक बात आप चले जाते हो साक्षी महाराज पर, और दूसरी आप कहते हो भाषण अच्छा है। कभी एक काम तो बता दीजिए जो प्रधानमंत्री ने अच्छा किया हो, आप ये बताइए। टॉयलेट पे बात कीजिए, एक काम बताइए जो अच्छा किया। आप टॉयलेट पे बात कीजिए। आप कहिए 9 महीने में कोई भी काम। तीसरी भी सुन लो, टॉयलेट की बात करो, आप शौचालय की बात करो। जल्दी से रंजीता जी आखिरी बात, रंजीता जी आखिरी बात जल्दी से। मैं 1 मिनट बोलना चाहूंगी। जिस टॉयलेट की बात कर रहे हैं ये, आप कहिए गुजरात का सर्वे उठाएं, 65% जनता गुजरात की बाहर जाती है शौचालय, उनके पास टॉयलेट नहीं। दूसरा, क्यों नहीं पहुंचे आप प्रधानमंत्री हैं। दूसरा, आपने जो सब्सिडी की बात आपके प्रधानमंत्री क्या रहे हैं वो गलत है। तीसरा, अगर आपके प्रधानमंत्री भाषण अच्छा देते हैं, उसका मतलब मार्केटिंग कर रहे हैं। मार्केटिंग आपकी। वही मार्केटिंग का पुराना आरोप लगाती हुई कांग्रेस पार्टी, वक्त की कमी है लेकिन आप तीनों ने लगभग बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात रखी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ हल्ला बोल में इतना ही, लेकिन रहिएगा जरूर हमारे साथ, क्योंकि अगले हिस्से में जब हम आएंगे तो हम आपको दिखाएंगे कि आपका SMS पोल हल्ला बोल में क्या कहता है। क्या आप नरेंद्र मोदी के इस भाषण से प्रभावित है इस हद तक कि आप माने सरकार सही दिशा में काम करें? फौरन लौट रहे, आप देखते रहिए आज तक। और अब बारी आपकी है, क्योंकि हल्ला बोल आपका भी मंच है। हमने आपसे मांगे थे SMS, क्या सरकार सही दिशा में काम कर रही है? जवाब में 88% लोग जो हल्ला बोल देख रहे थे, हजारों SMS आए हैं जो कह रहे हैं कि सरकार सही दिशा में काम कर रही है, जबकि 12% कह रहे हैं कि सही दिशा में सरकार नहीं जा रही है।